जब नगरों की आबादी में तेजी से वृद्धि होता है तो अर्बनाइजेशन, ठीक है। नहीं कहते कि इस शहर में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब कि इस शहर की आबादी क्या हो रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। आगे जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बहुत मजेदार एक तुम्हें मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना। भारत में जो ट्रेंड हो रहा है नगरीकरण का, यानी नगरों में आबादी के बढ़ने का, वह तुम्हारा पुश फैक्टर काम करता है। पुश फैक्टर का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग मजबूर होकर के शहरों में जा रहे हैं। कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो रोजगार की कमी और बेसिक एमिनिटी जो सुख सुविधाएं हैं उसकी भारी कमी है, इसलिए लोग सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर प्लान क्या कर रहा है, गांव धक्का दे रहा है, मजबूर कर रहा है लोगों को शहरों की ओर जाने के लिए, उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। लेकिन जब शहर इतनी अच्छी सुविधाएं डेवलप कर ले कि खुद आकर्षित कर रहा है, उसको बोलते हैं पुल फैक्टर, खींचना। हमारे यहां ऐसा मोतिहारी कोई न्यूयॉर्क तो है नहीं, इसके बावजूद क्या है कि यहां पर गांव से लोग आकर के मतलब गांव से लोग मोतिहारी आना चाहते हैं। कारण क्या है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, मोतिहारी तुम्हें बहुत आकर्षित नहीं कर रहा है, यहां पर फैक्टर कौन सा काम कर रहा है कि जहां पे गांव में जहां पे हम रह रहे हैं इतनी घोर असुविधा है कि हमें मजबूरन जो है मोतिहारी की ओर आना पड़ रहा है कि नहीं है यार। तो पुश फैक्टर सब आगे का चीज है, बस जान लो। तो नगरीकरण का सिंपल सा मतलब क्या है कि शहरों नगरों की आबादी में जब वृद्धि होती है उसी को क्या बोलते हैं, नगरीकरण। और आज जो भी आपके बड़े शहर हैं, चाहे वो कॉस्मोपॉलिटन हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन हो, चाहे मेट्रो शहर हो, वह सब के सब शहर क्या है, एक ग्रोथ सेंटर बन चुका है। यानी किसी राज्य के पास यदि बड़े बड़े शहर हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वह शहर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। कोई निवेशक बैठा हुआ है दिल्ली में, मुंबई में, वह मुंबई में पैसा लगाएगा, पुणे में पैसा लगाएगा, या तो बेंगलोर में लगाएगा, चेन्नई में, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, ना कि तुम्हारा आएगा मोतिहारी में लगा। इसके पीछे का बैकग्राउंड बताए थे कि शहर एक निवेश को आकर्षित करते हैं और बड़ी वस्तुओं के लिए एक बाजार का भी काम करते हैं, मार्केट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो अब बिहार का देख लो डेटा, जानते ही हो बहुत सारा चीज। कुल नगरीय जनसंख्या, कुल नगरीय जनसंख्या, टोटल अर्बन पॉपुलेशन 11.29%। हाँ, 11.29%। अब थोड़ा सा आज घर पे जा करके, तो हमारे पास टाइम है, और सोचना कि बिहार में नगरीकरण को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। ये सब छोड़ दो, सरकार का क्या प्रयास है, तुम्हारा अपना थिंकिंग, थोड़ा सा तुम बैठ करके सोचना कि बिहार में सर नगरीकरण का थोड़ा रिपीट कीजिएगा। क्या, एक बार सर फिर से कुल बोलो। कुल सर कुल नागरिकरण में कितना प्रतिशत बताएं, इलेवन इसको पॉइंट टू रिपीट नाइन कीजिए। परसेंट 11.29%। इतने लोग क्या है बिहार में शहरों में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जाके घर पे सोचना कि बिहार में शहरीकरण यानी नगरीकरण को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अभी से ही थोड़ा थोड़ा सोचने का प्रयास करो कि और क्या किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र, देखो क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। अब हमारी मजबूरी हो चुकी है कि हमें गांव से लोगों को निकालना पड़ेगा। कारण क्या है कि गांव में इतनी आबादी ज्यादा हो चुकी है, रोजगार है नहीं। गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या होता है, कृषि होता है। और एग्रीकल्चर में अब इतनी क्षमता नहीं रही कि वह गांव में सारे रहने वाले लोगों को क्या कर सके, रोजगार दे सके। ऐसे ही क्या है, पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक प्रकार होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब कि जितने लोगों की जरूरत है उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं। मान लो किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, अब 2 एकड़ जमीन है तो उसमें 2 लोग मिल करके आराम से खेती कर सकते थे, लेकिन पता चल रहा है कि उसमें 5 लोग लगे हुए हैं।
तुम्हें दिखाई तो पड़ रहा है कि अच्छा 5 लोग खेती में काम कर रहे हैं, तो अब जरा सोच के देखो कि 2 एकड़ में 2 लोग जब काम कर रहे हैं, तो मान लो कि 5 क्विंटल हो रहा है अनाज, तो 5 लोग लग जाएंगे तो क्या 25 क्विंटल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अब ये 3 एक्स्ट्रा क्यों लोग लगे हुए हैं? क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसी कारण से वो भी क्या है, उसी खेत में लगे हुए हैं। जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी क्षेत्र में लगे होते हैं, हमें काम करते हुए दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? 0 होती है। 2 ही लोग काम कर सकते थे, लगे हुए 5 लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं कि खेत जो है ना कहेगा कि अच्छा 5 लोग लगे हो, रुको प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तुम्हारा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब छिपा हुआ है, लगभग अदृश्य बेरोजगारी। काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उनकी उत्पादकता नहीं है। तो हमें हर हाल में ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को क्या करना है? निकालना है और शहरों की ओर लाना है और औद्योगिकरण की ओर हमें ले जाना है। इसीलिए आप देखेंगे चाहे कोई भी राज्य हो, वह अधिक से अधिक औद्योगिकरण पर बल दे रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बल दे रहा है। कारण क्या है कि हमें जो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को निकालेंगे तो उनको कहीं ना कहीं तो हमें रोजगार देना पड़ेगा, और रोजगार उनको कहां मिलेगा? तो उद्योगों में मिलेगा, इंडस्ट्री में मिलेगा। लेकिन बिहार के साथ क्या है? बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री का और अभाव है। इसके पीछे कई कारण है, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां पे नगरीकरण का प्रतिशत 11.29%। अब लिख लो सर्वाधिक नगरीकृत जिले, मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक नगरीकृत जिले, नगरीकृत जिले तो कौन सा हो जाएगा? पटना। अरे कॉमन सेंस लगा लेना कि पटना बड़ा शहर है, पटना एक जिला भी तो है ना। पटना जो तुम्हारी राजधानी है, एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और पटना की आबादी ठीक ठाक है शहर में रहने वालों की। तो सर्वाधिक नगरीकृत जिले मतलब कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक नगरों में लोग रहते हैं, शहरों में लोग रहते हैं, तो पटना हो जाएगा। ठीक है, तो पटना 3 आंकड़े उसमें लिख लीजिए। पटना के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद भागलपुर। पटना, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, अब मैक्सिमम तो पढ़ लिया, अब न्यूनतम पढ़ना पड़ेगा। न्यूनतम नगरीकृत जिला, लोवेस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। न्यूनतम नगरीकृत जिला तो उसमें लिख लो समस्तीपुर, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर के बारे में क्या क्या जान लिए जरा बताना, 2-3 फैक्ट्स बताओ, ऐसे ही बिना मतलब कॉपी देखे हुए, ईमानदारी से बताओ जरा। कॉपी नहीं देखना है, ऐसे ही बताओ जो अभी तक पढ़े हो, कम से कम समस्तीपुर को विजुलाइज करो। सबसे पहले ये देखो कि यह गंगा के उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भाग में है? तो गंगा के उत्तरी भाग में है, गुड। इसके बाद ये बताओ कि यह जो समस्तीपुर है वह किस क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत आया था? मिथिलांचल के अंतर्गत, गुड। किस प्रमंडल के अंतर्गत आया? दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत, बताया था ना, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ठीक हो गया। नंबर 4 और क्या बताए थे? बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। कह रहे समस्तीपुर जो लोकसभा है वह क्या है? सुरक्षित सीट है एससी के लिए, 6 में से भी शामिल है ना। और अभी क्या नया डेटा तुमने पढ़ लिया कि न्यूनतम नगरीकृत जिला कौन सा है? समस्तीपुर। यानी समस्तीपुर बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम लोग शहरों में रहते हैं। यानी समस्तीपुर जो हेडक्वार्टर देखोगे ना शहर, वह बहुत छोटा सा है। एक फ्लाईओवर बना हुआ है, इधर से पार कर जाओगे, इधर गांव में चले जाओगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये समस्तीपुर तुम्हारा है। समस्तीपुर की बाउंड्री क्या गंगा से मिलती है, नहीं मिलती है? मिलती है। ये सब घर पे जाकर के क्या करना है, तुम्हें देखना है। और समस्तीपुर से एक और नया फैक्ट्स बता दे रहे हैं लास्ट। बिहार में एक तुम्हारा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। वह कहां पे है? पूसा में।
यानी पूसा बिहार के समस्तीपुर जिला में है, और वर्तमान में वहां पे थोड़ा सा उसका हल्का सा इतिहास जान लो। अंग्रेजों ने वहां पर एक एग्रीकल्चर जो है रिसर्च सेंटर बनाया, ठीक है। और एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जब 1937-38 में भूकंप आया तो पूरी तरीके से वो समाप्त हो गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि इसी सेंटर को उठा करके दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली में जाओगे तो करोल बाग के पास एक पूसा रोड तुम्हें मिलेगा, समझ लेना ये बिहार के पूसा के नाम पर ये पूसा रोड है। और वहीं पर बनाया गया है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जब देश आजाद हुआ और बिहार एक राज्य के रूप में सामने आया तो वहां पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राज्य ने बनाया, और उसका नाम था राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जब एनडीए की सरकार आई, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसी प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए भारत सरकार ने वहां पर इस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया। डॉक्टर राजेंद्र, पूरा नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि इनमें से बिहार के किस जिले में, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो तुम पिपरा कोठी वगैरह में देख रहे हो कॉलेज, सब उसी के तहत क्या है, एफिलिएटेड। लेकिन मेन जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी कहां पे है, वह पूसा समस्तीपुर में है। और हमेशा ध्यान रखना एक और चीज, कि जब भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगा, नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। अभी इंटरव्यू में पूछा था, इंटरव्यू में 64th वाले इंटरव्यू में कहा था, बताओ कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन सा मंत्रालय कंट्रोल करता है, यही क्वेश्चन। तो सामान्य ध्यान रखना, यहां पे ये जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। जब भी कोई सामान्य सा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जो स्पेशलिस्ट नहीं होगा, जैसे नाम क्या है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोई सब्जेक्ट है, नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, महात्मा गांधी के नाम पर है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या इसके बाद दक्षिण बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो जब भी कोई सामान्य सा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जहां पर सभी विषयों की पढ़ाई होती हो, वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जिसका पूर्व में नाम मानव संसाधन मंत्रालय था, उसके तहत काम करता है, ठीक है। पहले नाम क्या था, मानव संसाधन मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मंत्री कौन है अभी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री है, ठीक है। तो ये सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की विशेषता होती है। नाम क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के सभी ब्रांचों की पढ़ाई होगी। तो यह कौन कंट्रोल करेगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय कंट्रोल नहीं करता है। बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, यह विश्वविद्यालय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत आता है। कौन कंट्रोल करता है, विदेश मंत्रालय, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें चूंकि कई सारे देश शामिल किए गए हैं और यह विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हम तुम्हारे यहाँ किसको कंट्रोल करती है ये, एक बार फिर से बोलना सर। MEA जो है ये किसको कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। ये आप नालंदा विश्वविद्यालय उसी के तहत आता है। यानी जो बिहार में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, वह शिक्षा मंत्रालय के तहत नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी विदेश मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को। और जो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो तुम्हारा मोतिहारी में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, या गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो पूसा समस्तीपुर में तुम्हारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर है, वह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।